और वो फिर जब आए और उन्होंने हिट किया मुरीद के ऊपर और खानेवाल पे और बहावलपुर पे, इवन कश्मीर में। उसके बाद पाकिस्तान ने विदिन, मुझे याद है कि उस रात को जब ये हमले हुए थे तो आई वाज अवे, हम अभी हमला हुआ है, जैसे जैसे रात गुजरी थी, नहीं रात को अटैक, वैसे वैसे तैयारों की तादाद हमारे पास आ रही थी, एक गिर गया, दूसरा गिर गया, तीसरा गिर गया, इस तरह। एंड वी वर क्वाइट हैप्पी कि यार नहीं, हमने इस बार इंतजार नहीं किया, हमने फौरन रिस्पॉन्ड किया। और उस रिस्पॉन्स के अंदर उनके 8 कंफर्म किल्स, उस वक्त 6 थे ना, अभी उन्होंने कल कहा जी 8 कंफर्म किल्स हमने सिक्योर किया। और एक बड़ा उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको भी हमने बड़ा महंगा, उन्होंने कहा वो मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ दूंगा कौन सा, तो वो जाहिर है S-400 की बात कर रहे थे। S-400 का तबाह होना बताते खुद एक बहुत बड़ा शॉक वेव है। 400 is one of the best air defense system in the world out there. S-400 का तबाह होना पाकिस्तानियों के हाथों ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा शॉक है। इसमें 3 टेक्नोलॉजीज को पाकिस्तान ने मात दी है। पहली टेक्नोलॉजी वेस्टर्न, जिसमें राफायल्स और वो सारे जो बात हो रही। सेकंड टेक्नोलॉजी वाज रशियन, ये S-400, और थर्ड टेक्नोलॉजी वाज इजराइल। पाकिस्तान ने कोई 80 से ऊपर ड्रोन्स गिराए और वो सारे सारे कहाँ से थे? इजराइल से। ये 3 टेक्नोलॉजीज को पाकिस्तान ने बयक वक्त एंगेज किया और इनको उसने खत्म किया। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इंडिया की उन्होंने कल ही खोल के रख दी कि उस वक्त याद होगा आपको कि बातें आ रही थी कि दिल्ली अंधेरे में डूब गया और पुराना शहर अंधेरे में डूब गया, तो वो ग्रिड्स जो उड़ाना शुरू की थी। 70% पाकिस्तान ने ब्लैकआउट करके बिजली उन शहरों के अंदर, तो वो बेसिकली क्या था कि आपने साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी पेनिट्रेट करके उनको वहाँ पे भी एक मैसेज दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुअम्मर कज़ाफ़ी तो फिर हाजिर है सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। रोज़ाना की तरह सर सलमान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या? वालेकुम अस्सलाम सर। 2025 के ये वो तारीखी दिन थे जो आने वाली सारी ज़िंदगी हम भी याद रखेंगे, हमारे आने वाले जो नए नौजवान वो भी याद रखेंगे। 2025 को भारत ने जो पहलगाम अटैक की, अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, और उन्हें क्या ज़रूरत पेश आई थी कि पहले वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करें और फिर पाकिस्तान पर चढ़ दौड़ें? क्या मजबूरी थी उस टाइम भारत की, और फिर पाकिस्तान ने जो जवाब दिया वो उसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, ये कोई नई बात नहीं थी, इससे पहले भी फॉल्स फ्लैग्स भारत के अंदर होते रहे हैं। अगर आपको 2008 के मुंबई का किस्सा याद हो, जिसको आज तक इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर पिन किया हुआ है, इसी तरीके से इससे पहले उन्होंने पठानकोट के ऊपर भी इसी किस्म का एक किया था। फिर इन्होंने और भी इस तरह के 2-3 फॉल्स फ्लैग किए। वो फिर ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जो 2019 में हमने किया था, उससे पहले भी जो इन्होंने किया था, फिर बालाकोट के ऊपर स्ट्राइक कर दी, फिर हमें उसको रिस्पॉन्स करना पड़ा। अभी ये पहलगाम था, पहलगाम के अंदर भी मतलब उसके ऊपर तो बहुत से लोगों ने ओपन सोर्स के ऊपर ही, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के जो लोग हैं उन्होंने ही उसको डिबंक कर दिया था कि यार जिस किस्म की वो टेरिटरी है, जिस किस्म की उसकी एक्सेस थी, जहाँ पे लोगों का आना जाना ही बहुत मुश्किल है, यानी वहाँ पे नॉर्मली आप जा भी नहीं सकते मासवाए उसके खच्चरों के और घोड़ों के, तो वहाँ पे टेररिस्ट पहुँच भी गए, और ना सिर्फ ये कि पहुँच गए बल्कि उधर मार के फिर भाग भी गए और गायब भी हो गए। ठीक है, तो अगर वो भागे भी, लेट से उन्होंने अपना ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया, तो साथ ही आपकी रैपिड रिस्पांस फोर्स उधर पहुंच गई थी, तो रैपिड रिस्पांस फोर्स को आसपास के जंगलों में या कहीं भी उनको मिले नहीं बंदे, तो आज तक वो एक बंदा भी नहीं पकड़ सके। तो वो मुख्तलिफ चीज़ें हैं कि जी कि वो अभी पिछले दिनों बड़ी मज़ाक़ा खेज़ किस्म की जी कि वो पहलगाम अटैक के अंदर जो बंदे थे उनका हमने ID कार्ड जारी कर दिया पाकिस्तानी, तो इस तरह की वो हरकतें उन्होंने सख्त दी। विदिन 2 आवर्स उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी थी। तो दिस ऑल्सो शोड कि जी कि ये बेसिकली एक फॉल्स फ्लैग बनाया है। और क्यों बनाया है? क्योंकि पाकिस्तान को ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों बनाया। उन्होंने बेसिकली पाकिस्तान को एक न्यू नॉर्मल, ये बहुत से लोग अभी इस बार मिस कर रहे हैं बात को, और ये उस वक्त बात हो रही थी कि गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा था, तो एक मिडल ईस्ट के अंदर न्यू नॉर्मल जो है वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई थी थ्रू इजराइल के। इजराइल जब चाहे, जैसे चाहे, जिस वक्त चाहे, जहाँ चाहे अटैक कर सकता है और कोई उसको रिस्पॉन्स नहीं कर सकता। चाहे वो गज़ा हो, चाहे वो वेस्ट बैंक हो, चाहे वो लबनान हो, चाहे वो आसपास के कोई और इलाके हों, मतलब एज़ फार एज सीरिया तक वो बम्बारमेंट कर रहा था, तो कोई भी उसको रोकने की ज़रूरत नहीं कर रहा था, ना सऊदीज़, ना कतरीज़, ना क्या कहते हैं इजिप्शियंस। तो ये एक तरह का न्यू नॉर्मल जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया था इजराइल ने, कहाँ पर? विद इन मिडल ईस्ट। अच्छा, उसके ही कुछ अरसे बाद पाकिस्तान के ऊपर ये अटैक की बात शुरू हो जाती है जी कि पाकिस्तान को हम जो है वो निपटेंगे।
और ये बात उस वक्त कुछ बड़े अकाबरीन की तरफ से आई थी कि जी के कुछ कॉल्स आई पाकिस्तान को कुछ बड़े मुस्लिम ममालिक की तरफ से कि जी कि आप रिस्पांस मत कीजिएगा अगर इंडिया ने आपको हिट किया, हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान एक नया गज़ा बने। यानी ये इस तरह की भी कॉल्स आई। तो जब आप इस तरह की बातचीत देखते हैं तो इसका ये मतलब होता है कि इट वाज एक्चुअली अ प्लान कि जनूबी एशिया के अंदर यानी साउथ एशियन रीजन के अंदर अमेरिकन और उनकी जो लिंच पिन थे उस वक्त इंडिया, उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि मिडल ईस्ट के अंदर जो ये गज़ा और फ़लस्तीन और इससे जुड़े जितने भी मामला है इसको सबड्यू करना है, और साउथ एशिया में और वेस्ट एशिया से मुल्का जितने भी इलाके ऊपर इवन सेंट्रल एशिया की तरफ इधर जो एक पाकिस्तान का एक आप कह लें कि हिसार है उसको उन्होंने ख़त्म करना है। तो पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स वी चोज़ द अदर पाथ, हमने कहा जी वी विल रिस्पॉन्ड। और वो फिर जब आए और उन्होंने हिट किया मुरीद के ऊपर और खानेवाल पे और बहावलपुर पे इवन कश्मीर में, तो उसके बाद पाकिस्तान ने विद इन आवर्स, बल्कि मुझे याद है कि उस रात को जब ये हमले हुए थे तो आई वाज अवेक, तो हम अभी हमला हुआ है और 2019 की तरह हमें ये था कि अब जो है पाकिस्तान विल यू नो टेक इट्स टाइम, यानी वो होता है ना हमारे पास होती है 72 घंटे की एक विंडो होती है, 72 घंटे के अंदर आपने रिस्पॉन्ड करना होता है। तो हमने कहा जी कि 72 घंटे जो है ना आगे टेंशन के गुजरेंगे कि पाकिस्तान क्या करेगा। बट जैसे जैसे रात गुजरी थी, नहीं रात को अटैक होता जैसे जैसे वैसे वैसे तैयारों की तादाद हमारे पास आ रही थी, एक गिर गया, दूसरा गिर गया, तीसरा गिर गया, इस तरह। एंड वी वर क्वाइट हैप्पी कि यार नहीं, हमने इस बार इंतज़ार नहीं किया, हमने फौरन रिस्पॉन्ड किया। और उस रिस्पॉन्स के अंदर उनके अभी कल जो ISPR की हुई है ब्रीफिंग, जिसके अंदर AVM साहब ने बताया कि जी के 8 कन्फर्म किल्स, उस वक्त 6 थे ना, अभी उन्होंने कल कहा जी 8 कन्फर्म किल्स हमने सिक्योर किया, और एक बड़ा उनका एयर डिफेंस सिस्टम जो है उसको भी हमने बड़ा महंगा, उन्होंने कहा वो मैं आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ दूँगा कौन सा, तो वो ज़ाहिर है S-400 की बात कर रहे थे। और ये खुद इधर से नहीं बल्कि इंडियंस ने खुद आके अभी कॉन्फ्रेंस में अपनी मान लिए। S-400 का तबाह होना बताते खुद एक बहुत बड़ा शॉक वेव है। S-400 इज़ वन ऑफ द बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम इन द वर्ल्ड आउट देयर। मतलब यानी साद से भी ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव साद अमेरिकन का है, उससे भी जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव एयर डिफेंस सिस्टम है वो S-400 है। S-400 का तबाह होना पाकिस्तानियों के हाथों, ये एक पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा शॉक वेव है। अच्छा, इस वजह से एक नया नॉर्मल वो जो इस्टेब्लिश करना है थे वोल्टा उनके गले पड़ गया, और एक दूसरा नया नॉर्मल इस्टेब्लिश हो गया जिसका ऑथर कौन था? पाकिस्तान। तो ये ये अल्हम्दुलिल्लाह हमें फतह मिली। दूसरा, इसमें 3 टेक्नोलॉजीज़ को पाकिस्तान ने मात दी है, ठीक है। पहली टेक्नोलॉजी वेस्टर्न, जिसमें राफायल्स और वो सारे जो बात हो रही थी। सेकंड टेक्नोलॉजी वाज रशियन, ये S-400, और थर्ड टेक्नोलॉजी वाज इजरायली। पाकिस्तान ने कोई 80 से ऊपर ड्रोन्स गिराए और वो सारे के सारे कहाँ से थे? इजराइल से। तो वो ये 3 टेक्नोलॉजीज़ को पाकिस्तान ने बैक वक्त जो है वो इंगेज किया और इनको उसने ख़त्म किया। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर इंडिया की उन्होंने कल ही खोल के रख दी कि उस वक्त याद होगा आपको कि बातें आ रही थी कि दिल्ली अंधेरे में डूब गया और फलाना शहर अंधेरे में डूब गया, तो वो ग्रिड्स जो उड़ाना शुरू की थी। 70% पाकिस्तान ने ब्लैक आउट करते बिजली उन शहरों के अंदर। तो वो बेसिकली क्या था कि आपने साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी पेनिट्रेट करके उनको वहाँ पे भी एक मैसेज दिया था। उसके अलावा भी 2-3 हरकतें होती जिसको शायद टीवी के ऊपर या चैनल के ऊपर बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन दैट इज़ रिलेटेड टू द न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। तो उस पर भी बहुत सारी कुछ ऐसी हरकतें हुई थी जिसकी वजह से फिर अचानक सीज़ फायर की तरफ बात चली गई थी। अच्छा, दूसरा ये कि जिस दिन पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया था और इनके 8 जहाज़ गिराए थे, उसके बाद अगले दिन देयर वाज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम इंडिया। ये समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। ये बहुत लोग मिस कर गए। उसकी वजह ये है, किसी भी मिलिट्री डॉक्ट्राइन के अंदर जब इस्टेब्लिश होती है ना, मिलिट्री डॉक्ट्राइन बनती है, उससे पहले उसकी वॉर गेम्स होती हैं। जो वॉर गेम्स होती हैं उसके अंदर क्या सिमुलेशन एक्सरसाइज होती है ना, कि यार अच्छा डिफरेंट सिनेरियोज जो हैं वो डेवलप करते हैं ड्यूरिंग देयर वॉर गेम। मिसाल के तौर पर कि जी कि हमने अटैक किया और हमें कामयाबी मिल गई, तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो कि यार हमने अटैक किया और रेजिस्टेंस मिली, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है। तीसरा है कि अटैक किया और हमें नुकसान हो गया, तो उसके बाद क्या करना है। तो मुख्तलिफ सिनेरियोज, बहुत सारे सिनेरियो, मल्टीपल सिनेरियोज होते हैं जो उसमें डेवलप किए जाते हैं। तो इसका मतलब है कि इंडियंस ने
बीइंग अ प्रोफेशनल आर्मी उनको वॉर गेम करनी चाहिए थी, उनको पता होना चाहिए था कि अगर हम अटैक करेंगे और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर देगा तो उसके बाद हमने क्या करना है। ये उनके माइंड में ही नहीं था, तो उन्होंने किया ही नहीं रिस्पॉन्ड। तो इट मीन्स कि दे हैड नो प्लान बी। जो प्लान बी था उनका वो कहाँ था, वो था वेस्ट के साथ। वो था कि पाकिस्तान को इस बार पूरे तरीके से तख्तो ताराज करना है, न्यू नॉर्मल इस्टेब्लिश करना है, और अमेरिकन एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज विल बी बैकिंग इट। क्यों? याद होगा आपको कि ट्रम्प ने उस वक्त ट्रम्प से पूछा गया, जब इंडिया ने अटैक किया ना, तो ट्रम्प से पूछा गया अटैक करने से पहले, सॉरी, कि क्या ये हो रहा है तो आप उस पर कोई बात करें। तो उसने कहा इट्स देयर ओन प्रॉब्लम। उससे पहले उसने उस पर बात करना मुनासिब नहीं समझी थी। जब हो गया और पाकिस्तान ने कंफर्म किया, उसके बाद ट्रम्प साहब आएंगे नहीं प्लीज डी एस्केलेट एंड एवरीथिंग। तो उनको दे हैड नो आइडिया कि पाकिस्तान कुड एक्चुअली रिस्पॉन्ड। अब उसकी एक बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान ने 2001 के बाद ये स्ट्रेटेजिक फैसला किया था, ये बहुत कम लोग इसके ऊपर बात करते हैं, कि जो उसका जो मिलिट्री इक्विपमेंट है, मिलिट्री गैजेट है, इसकी डिपेंडेंसी से पहले ज़्यादातर 80% वाज डिपेंडेंट अपॉन द अमेरिकन और वेस्टर्न मिलिट्री जो आपकी वो कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर। इस वजह से भी 2001 के अंदर पाकिस्तान को अमेरिका के साथ मिलना पड़ा था विद रिगार्ड्स टू अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान ज़ाहिर है अगर रेजिस्ट करता तो सारा मिलिट्री वो उड़ा कर रख देता आपको। तो पाकिस्तान ने उस वक्त एक स्ट्रेटेजिक फैसला किया कि हम इसको शिफ्ट करेंगे, विल ग्रेजुअली गो टुवर्ड्स चाइना। बाय 2019 इट वाज डन, उससे पहले हो चुका था। 2025 के अंदर वी एक्चुअली शोड कि वेस्टर्न टेक्नोलॉजी से हम शिफ्ट होकर चाइनीज़ टेक्नोलॉजी पे जाके हमने आपका क्या बेड़ा गर्क किया। ठीक है, तो ये पहली वजह है जिसकी वजह से अमेरिकन और वेस्टर्नर्स जो हैं ये कॉन्फिडेंस में थे कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी तो फारिग। क्यों? क्योंकि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी जो है वो बैटल टेस्टेड नहीं है। वेस्टर्न टेक्नोलॉजी बैटल टेस्टेड है। वो मुख्तलिफ दुनिया में वर्ल्ड वॉर 2 से वर्ल्ड वॉर 1 से लेके आज तक उन्होंने उसको जो एवोल्यूशन हुआ है टेक्नोलॉजी में, जहाँ दुनिया में वॉर्स हुई हैं, उस टेक्नोलॉजी को उन्होंने अडॉप्ट किया, उसको इस्तेमाल किया, तो वो सारी बैटल टेस्टेड है। ठीक है, Chinese technology is not battle tested. Chinese weapon is not battle tested. This is for the first time that it was put to the test. और पाकिस्तानीज़ ने उसको, even Chinese, as per my information, even Chinese asked पाकिस्तानीज़ के यार we don't know how did you apply it. ठीक है, तो इस चीज़ को ये बात साबित होती है कि एक हैं वो जो तलवार घर हैं, यानी जो तलवार को बनाते हैं, एक है जो तलवार चलाते हैं। बिल्कुल। तो चाइनीज जो पाकिस्तानी तो वैसे भी जुगाड़बाज और जुगाड़ियां, वो पाकिस्तानी जुगाड़बाज नहीं, पाकिस्तानी जो हैं वो उन्होंने ये बताया कि आप तलवारगर हैं, हम तलवारबाज हैं। तो ये फ़र्क है ना। चाइनीज़ पैसिव है अपनी स्ट्रेटजी में, पाकिस्तानी थोड़े से एग्रेसिव हैं। तो पाकिस्तानीज़ ने उस टेक्नोलॉजी का एक एम्पल अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो है उसको, ये जो सारी जैमिंग हुई और उनके जो कंफर्म किल्स हुए हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को उन्होंने डिप्लॉय किया ना। तो इस सारी चीज़ को अगर आप देखें तो पता ये चलता है कि जो वेस्टर्नर्स जो थे और उनके साथ जो इंडियंस थे, दे वर कॉन्फिडेंट कि वो उनकी टेक्नोलॉजी को पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी जो चाइना के ऊपर डिपेंडेंट है वो बीट नहीं कर सकेगी, और वो उनके फायर बैक कर गया। इसी वजह से आपका ट्रम्प जो है वो मुसलसल पाकिस्तान को वंडरफुल कंट्री, बिकॉज दे वांट पाकिस्तान टू कम बैक टू देयर सर्कल, के पाकिस्तान दोबारा डिपेंडेंट हो जाए उनकी टेक्नोलॉजी। अच्छा सर, दूसरा इसमें हमने बहुत सारे मुख्तलिफ डिफेंस एनालिस्ट से ये तमाम चीज़ें सुनी कि पाकिस्तान ने जितने जहाज़, जितने तैयारे, जितना नुकसान किया था उससे बहुत बड़ा पाकिस्तान नुकसान कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान रुका। तो उसकी पीछे क्या वजह थी और पाकिस्तान कितना उनका नुकसान कर सकता था? कितने लॉक थे उनके जहाज़, तैयारे, उनकी चीज़ें, और हम क्या क्या बताया जाता है कि पाकिस्तान ने 80% भारत को मतलब के टारगेटेड लॉक थे, इस तरह की भी चीज़ें हमने सुनी। तो वो क्या था? तकरीबन एक राफेल जेट की अगर आप कीमत लगाएं और 4 अगर आपने गिराए हैं तो सीधा 2-3 बिलियन मेरा ख्याल है, ये तो आपने यहाँ पे ख़त्म कर दिया। उसके बाद जो S-400 है वो 1.5 बिलियन का एक सिस्टम है। कितने का? 1.5। तो वो आपने उड़ा दिया, ये कंफर्म कर लिया। इसके अलावा स्पेकुलेटिव है कि शायद आपने अगले भी 1-2 को डैमेज किए। ठीक है, टोटल उनके मेरा ख्याल है 3 है या 4 S-400 हैं, लेकिन उसमें से एक कंफर्म किल है, बाकी 1-2 का ये है कि शायद आपने उनको भी वो किया। फिर उसके बाद आपने उनके मल्टीपल, ये बात नहीं है, जो मल्टीपल उनके डेट्स थे अक्रॉस द बॉर्डर, ये डेट्स होते हैं इंटेलिजेंस के डेट्स,
वो इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरह इधर अफगानिस्तान में नहीं किया, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह पाकिस्तान ने वहाँ पे भी उनके डेट्स को उड़ा दिया था। बफर जोन को थोड़ा, जो बफर जोन एक होता है कि वहाँ से बेसिकली ये लोग लॉन्च करते थे ना सारी चीज़ें। थर्ड, कश्मीर में मेरे इतलात के मुताबिक काफ़ी इनका नुकसान किया गया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स उड़ाया गया, अगर आपको याद हो सकता है। बिल्कुल। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर देखा जाए, फिर जो वो थे $70 मिलियन का एक ड्रोन था, ठीक है, तो 70 मिलियन का नहीं, सॉरी 7 मिलियन का, इस तरह कुछ कहा था बहरहाल, तो या $70,000 का, सॉरी मैं शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ, $70,000 का होगा। $70,000 का अगर एक ड्रोन भी था, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करें 80 से या 100 से, तो $700 मिलियन बनता है सीधा सीधा वो, ठीक है। उसके बाद आपका क्या कहते हैं, ये जो इनका जो हमने मिसाइल से उनके एयरपोर्ट्स वगैरह डैमेज किए थे अपने रॉकेट से, इंफ्रास्ट्रक्चर सारे को इकट्ठा करें, सो यू कैन इमेजिन कि आप उनका कोई $7-8 बिलियन का नुकसान कर गए थे। ये मैं एग्जैजरेटेड फिगर थोड़ी सी दे रहा हूँ, एक ग्रे जोन रख के, लेकिन बहरहाल इसके आसपास कहीं आपने उनका नुकसान किया। तो ये तो सिर्फ मॉनिटरी नुकसान है। मॉनिटरी नुकसान जंगों के अंदर, और वो भी इंडिया जैसी बड़ी इकॉनमी के लिए, ये कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। जो एक्चुअल नुकसान है वो बेसिकली साइकोलॉजिकल होता है। वॉर्स का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है ना दुश्मन की ऑनस्लॉट का, वो दुश्मन को साइकोलॉजिकली तबाह करना, ठीक है। अगर आपका दुश्मन साइकोलॉजिकली रिस्पॉन्स करने के काबिल ना रहे, इसका क्या मतलब है? इससे बड़ी यू हैव वन द वॉर, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अब उसका मज़र कहाँ पे आपको नजर आता है कि वो कैसे शिकस्त, आप कैसे गेज कैसे करेंगे भी शिकस्त हो गई, राइट। इंडिया की मीडिया इंडस्ट्री इज वन ऑफ द बिगेस्ट मीडिया इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, ऐसे ही है। बॉलीवुड आफ्टर हॉलीवुड इज द बिगेस्ट मीडिया हब एंटरटेनमेंट का पूरी दुनिया में, ठीक है। अभी तो टॉलीवुड भी आ गया इनका, वो जो साउथ का, और भी बहुत सारे। उसके बाद इनका न्यूज़ चैनल्स का पूरा नेटवर्क, फिर इनका सोशल मीडिया जिसको बीजेपी IT सेल कहते हैं, जिसके अंदर लाखों के करीब इनके बॉट्स, और पूरी दुनिया में डायस्पोरा, इमेजिन पूरी दुनिया में डायस्पोरा है इनका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है कि डायस्पोरा में जितने भी लोग बाहर बैठे हुए हैं, इंटरनल तो है ही हैं, जो बाहर भी बैठे हुए हैं, इफ़ दे विल नॉट टॉक अबाउट इंडिया इन अ पॉजिटिव मैनर और उसके प्रोजेक्शन नहीं करेंगे, तो इंडियन डोमिनियन के पास ये इख्तियार है कि वो उसकी सिटीजनशिप मनसूख कर दे। अच्छा, तो ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी, और ये शुरू से ही इनके कॉन्स्टिट्यूशन में। अच्छा, ये हमारे पाकिस्तानियों को बड़ा, आजकल के यंगस्टर्स को होता है ना जी, हमारे ऊपर खत करना है और इंडिया देखेंगे, तो ये उनके कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़े जरा जाके। खैर, तो उस वक़्त जो है वो उन्होंने ये पूरी दुनिया को इंगेज किया। पूरी दुनिया में उनकी लॉबिस्ट भी थे, उनके बड़े बड़े मीडिया इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ना सिर्फ अंदर बल्कि बाहर भी वो थे। बाहर से भी किसी ने उसको बाय नहीं किया। बाद में पहलगाम के बाद भी उन पे क्वेश्चन उठना शुरू हो गए थे, लेकिन उनके जो है वो बाहर जैसे ही पाकिस्तान ने रिस्पॉन्स किया तो CNN ने भी ब्रेक कर दी, सब ने कहा हाँ भाई पाकिस्तान ने बैंड बजा दी। सो पहला शिकस्त आपको वहाँ से पता चलती है। सेकंड, खुद इंडियन मीडिया बाय द 10 मई, खुद इंडियन मीडिया क्या कर रहा था कोयटा के अंदर, पोर्ट, बिल्कुल पोर्ट लाहौर के अंदर बंदरगाह, ठीक है। ये क्या है? ये क्लैप्स है मेंटल स्ट्रक्चर का। वो जो एक मेंटल गेम आपने क्रिएट की थी, वो सारी की सारी क्या कर गई? क्लैप्स कर गई। तो उसके बाद आप सिर्फ चीखो पुकार कर रहे हैं। तो इसने क्या शो किया कि एक्चुअली इंटरनली दे हैड नो आइडिया कि क्या करना है। सो उन्होंने खुला छोड़ दिया। उन्होंने कहा जो पुराने ज़माने में ना वो जब कन्वेंशनल वॉर होती थी ना, तो उस वक़्त वो तीर अंदाज जो आर्चर्स होते थे वो, और बाद में फिर वो जो आ गए थे गन पाउडर जब आ गया था, तो उस वक़्त जब दूसरी मुखालिफ फौज आपकी तरफ चार्ज कर रही होती थी ना, तो वो उसको कहते थे फायर फायर, और वो उसको वो करता था या वो लूज़ करता था। और अगर वो बिल्कुल करीब पहुंच जाती थी और वो नहीं रुक पा रहे होते तो फिर कहते थे फायर एट विल, यानी अब अपने उस पे करो, ठीक है, मेरे उसका इंतजार नहीं करना तुम लोगों ने। तो वो फायर एट विल हो गया था इनका कि भाई अब दुश्मन आ गया ऊपर, हम नहीं रोक सके उसको, फायर एट विल, जो चाहते हो करो, ठीक है। सो वो हार्ड पावर पे तो कुछ नहीं, किनेटिक्स पे कुछ नहीं करते। उन्होंने मीडिया में कहा हमने बंदरगाह भी कर ली, हमने वो भी कर दिया, हमने कराची भी तबाह कर दिया, वो फायर एट विल हो गया। तो दिस एक्चुअली शोज के कन्वेंशनली अगर उसको देखें तो फौज उनके पाकिस्तान की, और ये उस वक्त आई थी खबर कि पाकिस्तान एक्चुअली वाज डोमिनेटिंग द एयर स्पेस ऑफ इंडिया
और पाकिस्तान के जहाज़ कश्मीर में और श्रीनगर से ऊपर से हो के घुमा, उस वक्त तो कश्मीर से भी बड़ी खबरें आ रही थी, तो घुमा के वापस आ रहे थे। सो दिस वाज द एब्सोल्यूट डोमिनेंस ऑफ पाकिस्तान, सुपीरियरिटी ऑफ अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया। बिल्कुल। अच्छा सर, हमने देखा जिस तरह हमारी पूरी अफवाज और जिस तरह पूरी कौम एक मिल के एकजुट इस तमाम 2025 के मार्के में शामिल थी, फील्ड मार्शल ने एक बात वाशिंगटन या कहीं एक जगह कही थी, उन्होंने कहा था कि अगर हम डूबेंगे तो हम आधी दुनिया को लेकर डूबेंगे। तो इससे हम क्या अखज़ कर सकते हैं, और मतलब इस जंग को देखें और इस जुमले को देखें तो क्या स्ट्रेटजी है, क्योंकि जो लीड कर रहा होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक दौर था जब वो उसमें ये भी कहा जाता है टैंकों में तेल नहीं, वो भी चीज़ें सुनी, यही पाकिस्तान था, यही चीज़ें थी। तो उसको आप कैसे देखते हैं जो वो जुमले कहे फील्ड मार्शल? बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे डिफेंस जो होता है ना किसी भी कौम का, वो इट इज़, ये बड़ी जज्बाती सी बात लोगों को लगी, लेकिन इट इज़ ऑलवेज रूटेड इन योर गैरत। ठीक है, अगर आपके विल पावर ही नहीं है लड़ने की, तो मैं आऊँगा, मैं आपको बुली करूँगा, मैं आपको चपेड़े लगाऊंगा, निकल जाऊँगा। ऐसे अगर आप उसको बिल्कुल माइक्रो लेवल पे ले जाएं, घरों में या स्कूल्स में जो बुलिंग होती है, हाँ ऐसे वो क्यों होती है? क्योंकि जो अगला बंदा होता है उसकी ग्रूमिंग इस तरह होती है मेंटली, और उसके दिल को इतना नरम किया होता है, या कहेंगे कमज़ोर किया होता है कि वो आगे से बोल ही नहीं पा रहा होता बेचारा। तो बुलीज को रिस्पॉन्स करने की जो गैरत होती है, जो विल पावर होती है, वो अल्टीमेट वेपन होता है आपका। अगर वो नहीं है तो आपके पास जितना मर्जी बड़ा आर्सेनल हो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर बाउंड टू डूम। लेकिन अगर आपके पास आर्सेनल पार्शियल है, जितनी आपके सतात है, बट इफ़ यू हैव द विल टू रेजिस्ट एंड द विल टू रिस्पॉन्ड, तो फिर गेम चेंजर आप बन सकते हैं। तो इस चीज़ को अगर हम सामने रखें तो वो फील्ड मार्शल ने एक आयत भी पढ़ी थी ना कुरान की, बड़ी ज़बरदस्त आयत है, कम मिन फ़ियतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़ियतिन कसीरा बिइज़्निल्लाह, कि एक बाज़ औक़ात छोटी जमातें अल्लाह के हुक्म से बड़ी जमातों के ऊपर गलबा हासिल कर लेती हैं। ये बेसिकली हज़रत दाऊद और वो जो उसका था डेविड और गुलायत का जो बेसिकली वो है, तो उसके अंदर उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कुरान में ये आयतें उतरी थी, तो उसी को उन्होंने कोट किया यहाँ पे भी। ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये बेसिकली क्या है कि आप बता रहे होते हैं कि जी कि इफ़ यू हैव, ये कल मैं एक राउंड टेबल के अंदर था, तो उधर सुहेल अमान साहब जो कि हमारे फॉर्मर एयर चीफ हैं, वो भी मेरे साथ पैनल में थे, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है रिस्पांस के ऊपर ही। उन्होंने कहा व्हाट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग वाज दिस कि इंडिया रिस्पांस नहीं करेगा। कहते हैं क्योंकि प्रोफेशनल आर्मी के तौर पे अगर मेरे 15 जहाज़ भी गिर जाते मैं रिस्पांस करता, क्योंकि ये मेरी डॉक्ट्राइन के अंदर है, ये मेरी मिलिट्री के अंदर है, ये मेरी उसका यानी मेरे 50 टैंक भी तबाह हो जाएंगे, मैं फिर अगली एक कंटिजेंट टैंक्स का लेकर आऊँगा, अनलेस कि मैं उसको एनाइलेट ना करवा दूँ, सारा अल्लाह ना करे। आई विल कीप ऑन फाइटिंग ना, ये मिलिट्री का काम ही है। मिलिट्री आपकी गायब हो गई तो इसका क्या मतलब है कि विल पावर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन दूसरों को ये ताने मारने का कि तुम गरीब हो, तुम कशकोल लेके फिर रहे हो, हम PSL चला रहे, तुम PSL चला रहे हो, हम IPL चला रहे हैं, और हमारा तो पता नहीं मल्टी बिलियन ये है, हम तो पता नहीं वो चंदर क्या इनका स्पेस का प्रोग्राम है वो कर रहे हैं। इस चीज़ को, और इस चीज़ को किसने सबसे ज़्यादा एम्पलीफाई किया था हमारे यहाँ? किस चीज़ को? ये इंडिया की डोमिनेंस को सबसे ज़्यादा किसने एम्पलीफाई किया था? ये हमारी एक पार्टी कि जी वो देखें, वो तो इंडिया यहाँ पहुँच गया, इंडिया वहाँ पहुँच गया, इंडिया तो, और ये पहलगाम के बाद भी इन्होंने ये बेगैरती की थी ताकि साइकोलॉजिकली पाकिस्तान को पहले से डिफीट किया। वो तो आज भी हो रही है, और इसी वजह से इंडिया ने ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, उन्होंने अंदर से कमज़ोर है, उन्हें यही था, दे हैड नो आइडिया कि इस तरह का रिस्पॉन्स उनको मिल जाएगा। तो इस वजह से साइकोलॉजिकल डिफीट जो होती है ना, दैट इज़ द अल्टीमेट वेपन ऑफ, यानी ये जितनी वॉर गेम्स होती हैं, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है? साइकोलॉजिकल। पुराने ज़माने में मैं हज़रत खालिद बिन वलीद का एक वो बताता हूँ, उन्होंने, अब हज़रत खालिद बिन वलीद जो थे, क्या इस्लामिक हुकूमत जो सगत थी हज़रत उमर की, क्या सॉरी हज़रत अबू बकर की, उनके पास क्या बहुत बड़ा कंटिजेंट था? वो तो एक साइड पे फारिस के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, दूसरी साइड पे रूम के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, तो इट वाज अ थिन आस्पेक्ट। खालिद बिन वलीद ने अपनी मनूवरिंग्स के थ्रू, ही वाज अ ब्रिलियंट जनरल ऑफ कोर्स, मतलब वन ऑफ द बेस्ट, यानी ही इज़ द बेस्ट ना, अगर हम मिलिट्री हिस्ट्री के अंदर उठा के देखें, उन्होंने साइकोलॉजिकली रोमन्स को इस कदर डिफीट दे दी कि रोमन्स उनके आने से पहले ये समझ चुके होते थे कि यू नो ये बस हम एक लास्ट डिच एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल डिफीट क्या होती है? ये अल्टीमेट वेपन होता है। अगर आप अपनी मनूवरिंग्स के थ्रू, अपनी स्पीड के थ्रू, अगर आप अगले बंदे को इस बात पे कायल कर लेते हैं कि भाई तू मुझे काबू नहीं कर सकता,
गॉन। बिल्कुल। अच्छा सर, उससे बाद हमने देखा कि पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी के लेवल पे बहुत बड़ी चीज़ें की। पाकिस्तान ईरान जो वॉर चली, ईरान अमेरिका, उसमें जिस तरह का अब किरदार अदा किए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग सर कह रहे हैं कि इसमें क्या सदाकत है कि डोनाल्ड ट्रंप हो सकता है कि चाइना जाने से पहले पाकिस्तान भी रुक के जाए और यहाँ वो अपनी आवाम से कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छी डील ले रहे हैं ईरान से। इस तरह की अगर वो बात करें तो इसका मतलब है कि वो यहाँ शायद आएँ, और इसका क्या हकीकत है इसके पीछे? ये थ्योरीज चल रही हैं, कुछ रिपोर्ट्स चल रही हैं कि शायद ईरान और अमेरिका के साथ दरमियान जो डील होने जा रही है उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो स्टॉप ओवर करेंगे पाकिस्तान में, और यहीं पे फिर वो सारा आपका डील शील होगी और उसके बाद फिर हिल फ्लाई टुवर्ड्स चाइना। ये बड़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं, और कुछ हद तक जैसे हमने पिछली वीडियो में कहा था कि फौजी खड़े हुए हैं हम, तो मैं तो रोजाना आता हूँ तो मैं देख रहा हूँ सिक्योरिटी खड़ी हुई है अभी भी। उस तरह सख्त नहीं है, बट इट्स स्टिल देयर। फौजी अगर खड़ा है तो इसका मतलब रेंजर्स हो, पैरामिलिट्री हो, पुलिस हो, दैट्स नॉर्मल। लेकिन अगर फौजी खड़ा हुआ है तो इट मींस के कुछ सीरियस, स्टिल दे आर ट्राइंग टू सेफगार्ड ऑल दोस थिंग्स। तो अब उस चीज़ को, अभी रेड जोन अभी तक बंद है, ठीक है, आपको वो घुमा के पीछे से जाना पड़ता है। तो वो इससे ये जाहिर होता है कि अभी तक उन्होंने वो एरियाज़ को सिक्योर किया। रेड जोन में ऑपरेशन भी चल रहे हैं आजकल जिसमें बहुत सारी लेदे हो रही है, ठीक है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको ये जाहिर करती हैं कि शायद इस थ्योरी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सदाकत मौजूद है। तो देखते हैं, लेट्स सी। अच्छा सर, भारत मगरबी बंगाल में इलेक्शंस हुए, बीजेपी इतनी बाहर से भी वो शिकस्त खा रही है, डिप्लोमेसी के हवाले से वो शिकस्त निचले तरीन दर्जे पे खड़ी, तो फिर कैसे वो इतना इलेक्शन और रैगिंग उन्होंने की है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मगरबी बंगाल के अंदर ममता बनर्जी जैसी खातून को हराना ये कोई आसान काम नहीं है। और अगर बीजेपी एक ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पर नॉर्थ इंडिया के जो पॉलिटिशियन है उनकी कोई सुनवाई नहीं है, बंगाल अपने उसमें बड़ा वो एक है ना उनका, वहाँ बीजेपी जो है वो अगर लेगी, जिसका मतलब है कि देयर इज सम सीरियस काइंड ऑफ रिगिंग दैट हैपन। अब वो क्या है, SIR इनका एक है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके कुछ है, मुझे उसका सही एब्रीविएशन अभी याद नहीं है। उसके ज़रिए इन्होंने बहुत सारे वोटर्स को कट डाउन किया। उसमें बहुत सारे मुसलमान वोटर्स जो हैं, तकरीबन कोई 20% मुसलमान वोटर्स, उनको उन्होंने कट डाउन कर दिया कि वोट नहीं कर सकते। तो सारे ममता बनर्जी के वोट थे। इसके अलावा और बहुत सारे, फिर ममता बनर्जी को उन्होंने ये इफ़ेक्टिवली डिपेक्ट करवा दिया कि ये तो प्रो मुस्लिम है, ठीक है, तो मुसलमानों की वो है। तो उसकी वजह से भी एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ है। ये पहली दफ़ा है कि बंगाल जैसे इलाके के अंदर बंगाली जो हैं वो बट गए हैं इस तरीके से। तो एक बंगाली वो है जो कि यानी वेस्ट बंगाल के अंदर जो कि चला गया टुवर्ड्स टोटल हिंदुत्व, और दूसरा जो है वो ममता बनर्जी और थोड़ा सा सेकुलर और थोड़ा सा मुस्लिम डोमिनियंस के अंदर। दूसरा, बीजेपी जो है वो इस वक्त पूरे तरीके से इजरायली जो प्ले बुक है उसको फॉलो कर रही है, ये हम सबको मालूम है। ये पहले खैर कांग्रेस भी कर रही थी, लेकिन बीजेपी ज़्यादा इफेक्टिवली कर रही है। बेन गोरियान ने बेसिकली जब किया था ये कि वो जब उसने इजराइल की ये नाजायज़ रियासत जब आई थी, तो उसने कहा था जी कि हम फ़लस्तीनियों को देंगे सिटीज़नशिप, लेकिन 20% से ऊपर नहीं जाने देंगे। एंड सिंस देन उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर की है कि 20% से ऊपर फ़लस्तीनी वहाँ पे सिटीज़नशिप या डोमिनेंस ना ले सके। द सेम इज़ हैपनिंग इन इंडिया राइट नाउ। तो अब बीजेपी ये करी है कि पूरे इंडिया के अंदर मुसलमानों को वो उस प्ले बुक के ऊपर लेकर आ रही है कि 20% से ऊपर उन्होंने उसको नहीं जाने देना। तो अगर इसको ज़रा थोड़ा सा हम प्ले बुक को देखें इजराइल की और उसकी, तो इसको सेटल कलोनियलिज्म भी कहते हैं। कश्मीर में तो वो सेटल कलोनियलिज्म करें, लेकिन बाकी जगहों के ऊपर वो ऐसा ऐसा मुसलमानों को एक प्रॉपर छोटी माइनॉरिटी के अंदर जो है वो, यानी एक ऐसी माइनॉरिटी के अंदर जिसका जो लोग तो मौजूद है ज़मीन पे, लेकिन उनका पेपर्स के ऊपर और उसके ऊपर कोई वजूद ही नहीं होगा, ठीक है, स्टेटलेस किस्म के सिटीजन होंगे। तो यू कैन वेल इमेजिन कि फिर उनके साथ आगे क्या होगा। तो एक आता हुआ तूफान है मुसलमानों के लिए वहाँ पे, तो दे नीड टू शोर अप देयर थिंग्स कि वो क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। जहाँ हम भारत की बात करें, वहाँ हमारा दूसरा पड़ोसी है, उनके साथ तो हमारा बड़ा लगाव भी है। वो हमदुल्ला फितरत साहब की कोई बात कुछ उन्होंने कहा है, रेफ्यूजीज के ऊपर उन्होंने बात की है। उन्होंने एक ट्वीट की है कल परसों, उन्होंने कहा है जी कि पाकिस्तान जो है वो तुर्खम के ऊपर उनको पता नहीं पासपोर्ट नहीं देता और उनको जल्दी नहीं भेजता। हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ मौजूद है, जल्दी भेजे, हम इनको अकोमोडेट करते हैं। सबको पता है कि वहाँ पे जब रेफ्यूजी वापस जा रहा है तो उसके साथ क्या हो रहा है। ना उसको जॉब मिल रही है, ना उसकी औरतों को बाहर निकलने दे रहे हैं। ये इस चीज़ को अगर हम सामने रखें तो क्या नज़र आ रहा है
कि बेसिकली ये पॉलिटिकल पॉइंट्स को रहे। इन्होंने बेसिकली जब रेफ्यूजीज़ को हमने रिपैट्रिएट करना शुरू किया था तो इन्होंने पहला ये डाला जी कि जुल्म है, इनको नहीं वापस भेजना चाहिए। भाई क्यों जुल्म है? पाकिस्तान, ये बार बार हमें रिपीट करनी चाहिए चीज़, पाकिस्तान इज़ नॉट द सिग्नेटरी ऑफ रेफ्यूजी कन्वेंशन ऑफ UN। ये किसी को शायद बात नहीं अच्छी लगेगी, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर लीगली इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो किसी भी रेफ्यूजी को अपने पास रखे। ये आज की बात नहीं, ये शुरू से है। उसके बावजूद पाकिस्तान एक्सेप्टेड दीज रेफ्यूजीज़। ठीक है, दुनिया में जितने भी रेफ्यूजीज़ जाते हैं वो मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर कन्फाइन कर दिए जाते हैं कि इस सिटी से बाहर वो नहीं जा सकते अनलेस उनके पास NOC ना हो। पाकिस्तान नेवर पुट एनी काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान ने नहीं डाली किसी भी रेफ्यूजी पे पिछले 50 साल में। तूलो अर्ज के अंदर आपके हमसाए अफगान, मेरे हमसाए अफगान, इनके हमसाए अफगान, कोई एक ऐसा पाकिस्तान दिखा देना कि जहाँ पे हमने उनके साथ रेसिज्म की हो। सर हम तो उनको बहुत मोहब्बत से और हम बड़े खुश इखलाक से 50 साल सेकंड थर्ड जनरेशन हमने आपकी यहाँ पे रखी। ठीक है, और उसके बाद आपने ही कहा ना रेफ्यूजी का स्टेटस लीगली उस वक्त होता है जब आपके यहाँ जंग हो, और लीगली उस वक्त रेफ्यूजी बना जा सकता है जब लोगों की जान माल को वहाँ पे खतरा हो। आपने तो कहा कि पूरे अफगानिस्तान में अमन है, हमने तो पूरा अफगानिस्तान काबू कर लिया, पूरे अफगानिस्तान में तो कोई मसला ही नहीं है, तो फिर वापस लेना इनको। फिर 50 लाख बंदा हमारे ऊपर आपने क्यों थोपा हुआ है? अच्छा, ये पहले इनका पॉलिटिकल पॉइंट था, तो जुल्म नहीं था भाई, हमने जितना रखना था 50 साल रखा, उसके बाद हम आपको वापस कर रहे हैं, और वो भी फेजेस में कर रहे हैं। कौन सा एक साथ? ईरानियंस ने तो 3 महीने के अंदर 7 लाख बंदा उठा के आपके पास वापस भेज दिया था, उस वक्त तो आप नहीं बोले थे। ईरानियंस तो अपने शहरों से बाहर नहीं निकलने देते, और बल्कि वहाँ पे जिस किस्म का जुल्म करते हैं रेफ्यूजीज के, उनके नाखून खींचते हैं, उनको जलाने की कोशिश करते हैं, उनको ब्लेड्स मारते हैं, ये तो वीडियोस हैं। हमने तो कभी इस हरकत इस तरह की नहीं की। तो हाँ, हमारे यहाँ कुछ इश्यूज़ हैं, वो इश्यूज़ गवर्नेंस के हवाले से हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हैं, या करप्शन के हवाले से हैं कि हमारी पुलिस तंग है, वो हमें भी करती है। वो तो हम अभी नाके लगे हुए सिक्योरिटी वाले, तो आपको नहीं पता कि मुझे और आपको कितना तंग करते हैं, जस्ट बिकॉज के जो हो ट्रम्प साहब ने आना है तो सारे पाकिस्तानियों की बैंड बजाई हुई है, सारे इस्लामाबादी और पिंडियों की, पिंडी वालों की, ऐसा है। सेम गोस फॉर अफगान, उनको भी तंग करते हैं उस तरीके से। अनफॉर्चुनेट है, उसके ऊपर काम होना चाहिए, मोहसिन नकवी साहब को सोचना चाहिए इसके ऊपर। गवर्नेंस ठीक होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक होनी चाहिए। सेकंड, उनकी रिपैट्रिएशन के प्रोसेस के अंदर कुछ हिकअप्स होंगे, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, बट डू नॉट यूज इट एज अ पॉलिटिकल टूल। लोग हैं ये आपके, आप अपने उधर तो इनकी नातका बंद किया हुआ है, बिल्कुल, और हमें आप कह रहे हैं कि हम इनके साथ बुरा भला कर रहे हैं। बिल्कुल, वहाँ तो पढ़ने की इजाज़त नहीं, पढ़ने की इजाज़त आप नहीं दे रहे इनको, तो आप पढ़ने का काम, बेचारी ख़वातीन जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनके घर में कोई मर्द नहीं है, उन तक को ये नहीं काम करने दे रहे। बिल्कुल, तो वो बातें हमें कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अपने गिरमान में झांके, उसके बाद फिर पाकिस्तान को। बिल्कुल जी। तो नाज़रीन, जिस तरह के अफ़गानिस्तान के हवाले से तो हम रेगुलर बात करते रहते हैं, लेकिन जो ये मार का हक 2025 में पाकिस्तान ने जिस तरह उसमें फ़तह हासिल की, सारी पाकिस्तानी अवाम बड़ी पुरजोश है, खुश है, और हमें बड़ी खुशी होती है इस तरह की जब भी पाकिस्तान ना सिर्फ जंग के दिफा के हिसाब से, बल्कि पाकिस्तान जो डिप्लोमेसी में किरदार अदा कर रहा है, ये तमाम चीज़ें वो चीज़ें जो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तारीख़ में लिखी जाएंगी और इनको अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा। फ़िलहाल के नाज़रीन, मुअम्मर क़ज़ाफ़ी को और सलमान जावेद को, सलमान जावेद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।